चैप्टर सॉल्यूशन। तो अभी तक जो हम लोगों ने देख लिया है, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में पिछले वीडियोस में हमने देखा जो सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन पार्ट था, इंट्रोडक्शन पार्ट। फिर हमने इसमें कंसंट्रेशन को देखा, कंसंट्रेशन है ना, बड़ा लंबा चौड़ा वीडियो बना इसमें। कंसंट्रेशन में हमने देखा कि 7 कौन कौन से टर्म्स हैं जो हमारे टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को भी हमने बड़े लंबे वीडियो में बना के सॉल्व किया। फिर जो अगला टॉपिक हमारा था वो था सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी में जो हम पढ़ते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। लिक्विड सॉल्यूशन में मैं यहां लिख देता हूं, लिक्विड सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी हमें पढ़नी है, जिसमें हमें सबसे पहले क्या डिसॉल्व करना है, हमें सबसे पहले सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करना है। फिर दूसरा हमें क्या करना है, हमें गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करना है, और फिर लास्ट में हमें लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व करना है ना। अब देखो इसमें सब में सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड है, लिक्विड है, लिक्विड है, इसलिए ये सॉल्यूशन लिक्विड है। इसका मतलब है कि इसमें हम कह सकते हैं कि हमें इस टॉपिक में, इस चैप्टर में लिक्विड सॉल्यूशन ही पढ़ना है। तो हम लोगों ने सॉलिड और लिक्विड पिछले वीडियो में देख लिया, हमने गैस और लिक्विड देख लिया, और अब पढ़ने की बारी है लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन की। तो जैसा आप सभी जानते हैं, मैं हूं मनीष दुबे और मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन में हम जो है वेपर प्रेशर पढ़ेंगे और राउल्ट का लॉ पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। हाँ तो बच्चों, हमें पढ़ना है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। मैं यहां लिख देता हूं, हमें पढ़ना है लिक्विड, और लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व करके, मिला करके लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पढ़ना है। तो ये पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें वेपर प्रेशर समझना होगा। तो सबसे पहले हम वेपर प्रेशर को समझते हैं। हालांकि हमने इसे क्लास 11th में पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी हम इसे एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। वेपर प्रेशर क्या होता है? तो हम कहेंगे वेपर प्रेशर का मतलब होता है कि अगर हम एक कंटेनर है, ये कंटेनर है, इस कंटेनर को अगर हम क्लोज कर दें और इसके अंदर हम एक लिक्विड भरें, मान लिया हमने वाटर ले लिया, तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा, इसमें वाटर वेपर इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। तो जो प्रोसेस हुआ उसे हम लिखते हैं, क्या हुआ है बेटा, वाटर को कन्वर्ट किया है आपने किसमें, वेपर में। तो वाटर वेपर में कन्वर्ट हुआ है, तो जैसे जैसे यहाँ वेपर बनना शुरू होगा वैसे वैसे इसका प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा। मैंने प्रेशर वर्ड यूज किया है, ठीक है। तो जब प्रेशर, जब सफिशिएंट अमाउंट में जब प्रेशर होगा तो फिर क्या होगा, ये वेपर अपने आप कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा वाटर में। मतलब कि अब देखो ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। मान लो इसे हम जो है फॉरवर्ड फिजिकल प्रोसेस, और इसे इधर के मतलब वेपर को वाटर में बदलने को बैकवर्ड प्रोसेस कहें, तो एक समय आएगा जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन या रेट ऑफ फॉरवर्ड फिजिकल प्रोसेस इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड फिजिकल प्रोसेस होगा। इस सिचुएशन को, ये जो कंडीशन होती है, इस कंडीशन को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम। तो इस इक्विलिब्रियम पे ये जो प्रेशर है, उसी प्रेशर को हम कहेंगे वेपर प्रेशर। तो आई होप कि वेपर प्रेशर आपको समझ में आ गया। हम कहेंगे जब हम किसी लिक्विड को, जैसे कि वाटर को क्लोज कंटेनर में रखते हैं, तो एक समय ऐसा आता है जब उसके वाटर, उसके लिक्विड और गैस या वेपर और गैस के बीच में इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाता है, और इस इक्विलिब्रियम पे जो वेपर का प्रेशर इस पे लगता है उसी को हम कहते हैं वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर को थोड़ा सा और समझ लेते हैं, वेपर प्रेशर को थोड़ा सा और समझ लेते हैं। नीचे हमने एक एक्सपेरिमेंट बना के रखा है। मान लिया ये एक सिस्टम हमने बनाया है, जिसमें हमने क्या किया, यहाँ पर सपोज दैट वाटर हमने ले लिया, यहाँ पर पानी ले लिया। तो आपको पता है, अब देखो इसमें करना क्या है, यहाँ पर ये देखो ये ऐसे खुला हुआ था, तो अरे भाई फिर से देखो, जैसे हम इसे, ये देखो इसे इरेज कर दें, तो देखो ये खुला हुआ है, ये ओपन है, ये तो हम इसे क्लोज करेंगे। तो यहाँ पर क्लोज करेंगे, इस रास्ते को मरकरी से इसे फिल कर देंगे, यानी ये रास्ता हो गया भैया ब्लॉक हमारा।
यानी कि अब इसके अंदर रखा हुआ अंदर का कोई भी गैस बाहर नहीं जाएगा। अगर जाएगा तो इस मरकरी पे प्रेशर लगाएगा और इसका लेवल ऊपर उठेगा। ठीक है, मान लिया ये है हमारा इनिशियल लेवल। ठीक है, इसको बगल वाले से कंपेयर करेंगे। ठीक, बगल वाले से कंपेयर करेंगे, इसलिए हमने ये लाइन बना के रख ली है। अब देखो क्या होगा, थोड़ी देर के बाद इसमें वाटर वेपर बनना शुरू हो जाएगा और वाटर वेपर जो है ये हर जगह अपना प्रेशर लगाना शुरू करेगा। तो क्या होगा, ये वाटर वेपर प्रेशर की वजह से ये इसे ऊपर ढकेलेगा। ध्यान से समझना, जब ये इसे ऊपर ढकेलेगा तो मान लो ये थोड़ा सा इसका लेवल ऊपर उठा, तो थोड़ा सा लेवल बच्चों क्यों उठा, हम कहेंगे प्रेशर की वजह से। किसकी वजह से? प्रेशर की वजह से। लेकिन हम इसे वेपर प्रेशर नहीं कहेंगे, हम इसे वेपर प्रेशर नहीं कहेंगे, हम इसे प्रेशर कहेंगे। लेकिन थोड़ी देर वेट करने के बाद एक समय आएगा कि ये जो इसका लेवल है वो ऊपर उठ रहा है और एक समय आकर के वो ऊपर जो है वो स्टॉप हो जाएगा, उससे ऊपर वो नहीं उठेगा। मतलब कि क्या हुआ, हम कहेंगे इसका मतलब ये हुआ कि इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो चुका है। अब इक्विलिब्रियम यहाँ आ गया है, यहाँ इक्विलिब्रियम आ गया है। अब यहाँ जो प्रेशर है अंदर, यहाँ जो लिक्विड के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है, अब हम उसे कहेंगे, क्या कहेंगे बेटा? वेपर प्रेशर। ठीक, तो ये राइज होना क्यों बंद हो गया? कह दो कि अभी हम लोगों ने पढ़ा लिक्विड है वो गैस में बदल रहा है, फिर गैस लिक्विड में बदल रहा है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। जब इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा तो क्लास 11th में हमने पढ़ लिया है कि ये जो है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो जाता है। तो इसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड फिजिकल प्रोसेस इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड फिजिकल प्रोसेस हो जाएगा। इस वजह से अब ये राइज करना बंद हो जाएगा। तो हम इस प्रेशर को वेपर प्रेशर कहेंगे। आई होप कि आप लोगों ने वेपर प्रेशर समझ लिया है। अब हमें अपने इस टॉपिक में वेपर प्रेशर, अभी देखो ऊपर आपने हेडिंग डाल रखा है लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में, तो अब हमें पढ़ना है, देखो बेटा हमें पढ़ना है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन। ओके, तो चलिए आइए हम इसे समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी में हमें राउल्ट लॉ भी पढ़ना है, तो हमें इसको फिर से समझना होगा, है ना। मान लिया हमने कुछ कंटेनर ले रखे हैं, कंटेनर 1, नेक्स्ट कंटेनर 2, नेक्स्ट कंटेनर 3। ये 3 कंटेनर हमने ले रखा है। तो सबसे पहले हम कुछ वेरिएबल्स पे काम करने वाले हैं। तो देखो बेटा, वेपर प्रेशर में सब जो है लिक्विड सॉल्यूशन के लिए हमें पढ़ना है राउल्ट का लॉ। तो उसके लिए हम कुछ वेरिएबल्स हैं, उन वेरिएबल्स को हमें समझना है। मान लिया हमने ये 3 कंटेनर ले रखा है और ये जो कंटेनर हैं इसको हमने जो है क्लोज कर दिया है। ये कंटेनर सारे के सारे कंटेनर क्लोज हैं। ठीक, चलिए अब हमने क्या किया, यहां पर हमने प्योर वाटर भर रखा है। प्योर वाटर, मैं यहां लिख देता हूं प्योर वाटर। अब हम यहां पर क्या लेंगे, प्योर एल्कोहल। यहां पर हम प्योर एल्कोहल ले लेंगे। अब जरा बताइए क्या होगा, थोड़ी देर के बाद यहां पर वेपर बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, वाटर का वेपर हम ऐसे सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो है सर्कल दिखा रहा है, वेपर होना शुरू हो जाएगा और इक्विलिब्रियम पर इस प्रेशर को हम कहेंगे P0। चूंकि वाटर सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट को हमेशा कंपोनेंट 1 मानते हैं, तो हम इसे लिखेंगे P10। अब हम यहां पर एल्कोहल लेते हैं, तो एल्कोहल है, तो अब ध्यान से देखो, यहां पर फिर एल्कोहल का वेपर बनना शुरू हो जाएगा और इक्विलिब्रियम पर एल्कोहल का भी वेपर प्रेशर होगा। उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे P0 से भी।
और चूंकि इसे हम सल्यूट बनाने वाले हैं इसलिए P2 नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमने क्या किया, सपोज दैट इन दोनों को मिला दिया और हमने एक सोल्यूशन बनाया, और जो ये सोल्यूशन है इस सोल्यूशन को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसे हमने वाटर और अल्कोहल का सोल्यूशन ले लिया। मैं ध्यान से देखो लिख रहा हूं मैं, वाटर और अल्कोहल का सोल्यूशन हमने ले लिया। तो थोड़ी देर के बाद यहां पर फिर से वेपर बनना शुरू होगा। इस बार वाटर का वेपर बनेगा, लेकिन ध्यान से सुनना है, लेकिन थोड़ी देर के बाद सिर्फ वाटर का ही नहीं अल्कोहल का भी वेपर बनना शुरू हो जाएगा। और हमें मालूम है अल्कोहल ज्यादा वेपर में बदलता है, बचपन में हम लोग पढ़ चुके हैं, वो ज्यादा वोलेटाइल होता है, इसलिए अल्कोहल का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो यहाँ पर देखो इस वाला ये जो सोल्यूशन है, देखो ये वाटर अल्कोहल का सोल्यूशन है, ऊपर वाला ये देखो गैसियस सोल्यूशन है, ये गैसियस सोल्यूशन है। तो यहाँ पर दो प्रेशर है, एक वाटर का प्रेशर है, उसको हम P1 से रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ पर अल्कोहल का सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है, उसे हम P2 से रिप्रेजेंट करेंगे। कुल मिला के हम वेरिएबल कहेंगे, सपोज दैट देयर आर अ वाटर, प्योर वाटर, एंड द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज P1 नॉट, एंड द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर अल्कोहल इज P2 नॉट, and if we add both and made a solution, then the vapor pressure of water will converted into P1 naught to P1, and the vapor pressure converted to P2 naught to P2, है ना। देखो फिर से समझो एक लाइन में, अगर सोल्यूशन में पानी का, अगर वाटर का जो है वेपर प्रेशर की बात करेंगे तो दैट इज P1, और अगर अल्कोहल में, अल्कोहल का सोल्यूशन में करेंगे तो P2, अदरवाइज अगर वो प्योर रहेगा तो P1 नॉट। आई थिंक हमें वेरिएबल क्लियर हो गए। अब देखो इस सोल्यूशन को डिफाइन करने के लिए अब हमें राउल्ट का लॉ समझना है। तो बेटा राउल्ट के लॉ को समझने के लिए हम अपने सोल्यूशन को फिर से वापस लाते हैं। ये रहा हमारा सोल्यूशन, है ना, यहाँ पर हमने सोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, अब हम सपोज दैट ये है हमारा वाटर और अल्कोहल का सोल्यूशन। देखो बेटा इसमें इसे समझना है। अब बताइए इसमें दो कंपोनेंट हैं, एक है कंपोनेंट 1 जिसको हमने वाटर कहा, दूसरा है कंपोनेंट 2 जिसे हमने अल्कोहल कहा, और ये दोनों मिलकर बना रहे हैं क्या, कह दो ये दोनों मिलकर लिक्विड सोल्यूशन बना रहे हैं। और ऊपर हमने देखा वाटर का वेपर है और इसके अलावा इसमें अल्कोहल का भी वेपर है। ठीक है, इसको हमने बहुत अच्छे से समझा था। अभी हमने इसका नाम रखा था P1 और P2 अल्कोहल को के वेपर प्रेशर को हमने कहा था। अब देखो यहाँ लिक्विड सोल्यूशन है नीचे, तो यहाँ पर जो कंपोनेंट 1 का मोल फ्रैक्शन है, ध्यान से सुनो, कंपोनेंट 1 का जो मोल फ्रैक्शन है दैट इज Chi1, और यहाँ पर कंपोनेंट 2 का जो मोल फ्रैक्शन है दैट इज Chi2। अब देखो ये तो लिक्विड सोल्यूशन है, ध्यान से देखो, तो यहाँ क्या हो गया है, कह दो यहाँ गैसियस सोल्यूशन हो गया है, गैसियस सोल्यूशन, गैसियस सोल्यूशन। तो गैसियस सोल्यूशन में भी दो कंपोनेंट हैं, एक है हमारा कम वाला, एक ज्यादा वाला। तो यहाँ पर जो Chi1 जो है, जो वाटर है, ये वेपर में जब बदल रहा है तो उसका लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में इसका जो मोल फ्रैक्शन है Chi1 से Y1 हो जा रहा है और वो Chi2 से Y2 हो जा रहा है। तो बेटा समझ में आया, Chi1 Chi2 क्या है, कह दो कंपोनेंट 1 और 2 का मोल फ्रैक्शन। Y1 और Y2 क्या है, कह दो कंपोनेंट 1 और 2 का मोल फ्रैक्शन है गैसियस स्टेट में। अब सारा वेरिएबल हमने समझ लिया। अब हम यहां पर पढ़ेंगे राउल्ट का लॉ, राउल्ट्स लॉ। चलिए ऊपर वाले सॉल्यूशन से हम राउल्ट लॉ को समझते हैं। राउल्ट लॉ कहता है कि अगर ऊपर वाले सॉल्यूशन, यहां पर ये देखिए, ऊपर वाले सॉल्यूशन में अगर P1 ज्यादा है, मतलब कि किसका प्रेशर ज्यादा है, अगर P1 ज्यादा है इसका मतलब है इस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन भी ज्यादा है लिक्विड स्टेट में Chi1।
तो अब हम कहेंगे यानी कि ये अगर x ज़्यादा है तो ये भी ज़्यादा है, मतलब अगर P1 और chi1 के रिलेशन की बात करें तो P इंक्रीज होगा chi1 बढ़ने से, ठीक है, यानी कि P1 इज इक्वल्स टू P1 नॉट इंटू chi1। और हम चाहें तो इसी को हम दूसरे वाले कंपोनेंट पे कहेंगे, तो हम लिखेंगे P2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन chi2। तो हम लिखेंगे P2 इज इक्वल्स टू P2 नॉट इंटू chi2। अब फिर से ऊपर आते हैं, ऊपर वाले सोल्यूशन में यहाँ पर हम बात करेंगे तो ऊपर वाले का आपको पता है डाल्टन लॉ लगाएंगे तो ये जो गैसियस है इसका टोटल प्रेशर क्या होगा, है ना, टोटल प्रेशर क्या होगा। तो आपको डाल्टन लॉ याद आ रहा है, क्लास 11th में आपने पढ़ा था। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, डाल्टन्स लॉ, डाल्टन ने क्या कहा था बेटा कि P टोटल इज इक्वल्स टू, है ना, सम ऑफ ऑल पार्शियल प्रेशर, यानी कि जितने भी पार्शियल प्रेशर हैं उनको हमने लिखेंगे P1 प्लस P2। तो P टोटल के लिए P2 P1 है, इन्हीं को ऐड कर देते हैं। तो हम लिखेंगे क्या, लिखेंगे P टोटल इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2, दैट इज वाई, है ना, P1 नॉट इंटू chi1 प्लस P2 नॉट इंटू chi2। अब देखो हमें मालूम है ना, लिखेंगे, हमें पता है, क्या पता है कि chi1 प्लस chi2 इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो अगर हम chi1 को chi2 के टर्म में लिखें तो हम लिख सकते हैं chi2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस chi1 या chi1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस chi2। तो मान लो इस chi1 को हम chi2 के टर्म में लिखें तो यही वाली वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा P टोटल इज इक्वल्स टू P1 नॉट इंटू, अब देखो ये हम chi1 की जगह 1 माइनस chi2 लिख देंगे, 1 माइनस chi2 लिख देंगे प्लस P2 नॉट इंटू chi2। ऐसा हम क्यों करेंगे, जिससे कि ये पूरा का पूरा फार्मूला किसी एक ही मोल फ्रैक्शन के जो है अकॉर्डिंग हो जाए। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, एकदम सिंपल सी बात हो गई है। P1 नॉट को अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, P1 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू chi2 प्लस P2 नॉट इंटू chi2, ये यहाँ है। अब देखिए इसे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हो जाएगा P टोटल इक्वल्स टू P टोटल इक्वल टू, यहाँ लिख देते हैं P टोटल इज इक्वल्स टू P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट chi2, ये chi2 है। ओके, तो ये हमारा है राउल्ट का लॉ जिसे हम लोगों ने समझ लिया। तो हम कहेंगे राउल्ट लॉ किसके लिए है, कह दो किसी लिक्विड सॉल्यूशन के लिए है। तो हम चाहें तो इस P टोटल को और मतलब हम चाहें तो यहाँ पे 2 कर सकते हैं, तो ये यहाँ 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। तो हमें लगता है कि ये राउल्ट का लॉ हमें समझ में आ गया। अब देखो बेटा एक जो है इसे हम ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मान लिया एक सॉल्यूशन है, अब यहाँ पर इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, ठीक। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखने के लिए सबसे पहले हम एक सॉल्यूशन बनाते हैं। मान लिया ये एक सॉल्यूशन है, ठीक। अब बताइए, मान लो इसमें वाटर और अल्कोहल दोनों मिलाया गया है, समझो। तो वाटर को हम कहेंगे, वाटर का मोल फ्रैक्शन chi1 होगा, अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन chi2 होगा। हमने लिखा यहाँ वाटर और हमने लिखा यहाँ अल्कोहल। अच्छा, ये बताओ इन दोनों को ऐड करने पे जो टोटल आता है, वो 1 आता है। अब मान लो सपोज दैट कि हम इसी को एक ग्राफ से नीचे दिखा रहे हैं।
मान लो एक ग्राफ हमने बना लिया यहाँ पर, जल्दी से एक ग्राफ ले आते हैं कहीं से खोज खाज के। मान लो ये ग्राफ हमने ले आया, ये हम ग्राफ लेके आ रहे हैं ये। अब देखो इसे हमने इरेज कर दिया, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, इस पे हमारा वेपर प्रेशर है, ये हो गया हमारा वेपर प्रेशर, और सपोज दैट दिस इज मोल फ्रैक्शन काई की बात हो रही है, या 1 या 2 की बात नहीं हो रही है, सिर्फ मोल फ्रैक्शन की बात हो रही है। अच्छा, एक बात बताइए कि अगर हम वाटर का मोल फ्रैक्शन बढ़ाएं, ध्यान से समझना, वाटर का मोल फ्रैक्शन अगर बढ़ाएं तो Chi2 का मोल फ्रैक्शन या Chi2 जो है कम होना शुरू हो जाएगा। अगर Chi1 बढ़ेगा तो Chi2 कम हो जाएगा। अच्छा, Chi1 अगर मैक्सिमम कर दिया जाए, ध्यान से समझना, Chi1 अगर मैक्सिमम कर दिया जाए तो Chi1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी कि इस समय इस सॉल्यूशन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, वाटर है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, वाटर है। फिर से देखो, अगर हम Chi1 को बढ़ाते बढ़ाते मैक्सिमम कर दें, यानी एल्कोहल को मिनिमम कर देंगे, तो एल्कोहल मिनिमम कितना हो सकता है, कह दो Chi2 = 0। तो अब जरा समझना, यहाँ अगर Chi1 = 1 है, इसका मतलब कि ये प्योर सोल्यूशन है भाई, है ना, ये प्योर है। तो प्योर है तो आपने याद करिए, यहाँ पर जो वेपर प्रेशर था, प्योर सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर था, उसको आपने किससे रिप्रेजेंट किया था, P1 से, और ये मैक्सिमम था। तो अब देखिए ध्यान से, अब मान लिया यहाँ पर लिख रहे हैं हम, P1 को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, ठीक है। मान लिया हमने यहाँ पर Chi1 = 1 लिखा, Chi1 = 1, यानी कि Chi1 इस समय Chi1 मैक्सिमम है, इसका मतलब है इस समय इसका वेपर प्रेशर भी मैक्सिमम होगा, तो यहाँ पर इसका जो वेपर प्रेशर होगा मैक्सिमम होगा, और इसे हम कहेंगे P1 याद करिए, शुरू में मैंने आपसे क्या कहा था कि जब सोल्यूशन प्योर रहेगा तो हम उसके वेपर प्रेशर को P1 से रिप्रेजेंट करेंगे, ये शुरू में ये मैंने बता दिया था, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर यही अप्लाई करने जा रहे हैं कि Chi1 अगर 1 है मतलब कि ये प्योर है। अब एक बात बताइए, Chi1 को अगर थोड़ा सा घटा दिया जाए, ध्यान से समझना, Chi1 को थोड़ा सा कम कर दिया जाए तो Chi2 बढ़ जाएगा, थोड़ा सा बढ़ेगा, तो इसका मतलब है कि Chi1 जब थोड़ा कम करेंगे तो इसका प्रेशर भी कम होगा। अब मान लो Chi1 को हम कम करते जा रहे हैं, तो Chi1 को जब हम कम करेंगे तो मान लो यहाँ है Chi1, अब इसे कम करेंगे तो प्रेशर भी कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा, कम होते 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 ये एकदम मिनिमम आ जाएगा जब ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान से समझो, ये हमारा P1 है। अब बताइए यहाँ पर Chi1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। Chi1 घटाते घटाते 0 कर दिया, और जब Chi1 0 हो गया तो Chi2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ पर जो इसका वेपर प्रेशर है वो मैक्सिमम होगा, दैट इज P2। और जैसे ये कम करते करते 0 किया, अब हम इसी को उल्टा अगर कम करेंगे तो यहाँ पर नीचे कर देंगे। अब यानी कि इसी को ध्यान से, इसी को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर लेंगे और यहाँ पर ऐसे कर देंगे। अब देखो, जब ये मैक्सिमम होता है तो दिस इज P1, और इससे थोड़ा सा भी अगर कम रहेगा तो हम इसे P1 कहेंगे। ये P2 है, ये मैक्सिमम है, अब इससे थोड़ा सा भी कम रहेगा तो इसे हम P2 कहेंगे। और हम चाहें तो राउल्ट के लॉ से इस दोनों को कंबाइन कर सकते हैं और P टोटल यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज P टोटल = P1 + P2। देख लो भाई ये ग्राफ, ओके, देख लो इस ग्राफ को हमने बता दिया। P1 मतलब प्योर, P1 आपको पता है, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर या कंपोनेंट 1 का वेपर प्रेशर या सॉल्वेंट का। अब देखो इसका हाइट कम है और इसका हाइट ज़्यादा है,
इसका मतलब है एल्कोहल ज़्यादा वोलाटाइल है, एल्कोहल इज मोर वोलाटाइल देन वाटर। ठीक, आई होप कि ये आपको समझ में आ गया। और क्लास 11th में अब देखो यहाँ पर जो सॉल्यूशन बन रहा है, यहाँ जो सॉल्यूशन बन रहा है ऊपर देखो, यहाँ पर अब देखो यही सॉल्यूशन है। एक बार यहाँ पर Chi1 को प्योर बनाया गया, फिर इसको इम्प्योर किया गया, फिर Chi2 कर दिया गया, उसे प्योर बनाया गया। तो ये जो सॉल्यूशन बन रहा है ये गैसियस सॉल्यूशन है, ये गैसियस सॉल्यूशन है। और क्लास 11th में हमने गैस के मोल फ्रैक्शन और पी टोटल का रिलेशन पढ़ा था, और हमने कहा था कि P1 यानी कंपोनेंट 1 का जो प्रेशर है, या यहाँ पर हम वेपर प्रेशर कहेंगे, इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 इनटू पी टोटल। ये क्लास 11th में गैस स्टेट में हम लोगों ने देखा था। सिमिलरली P2 इक्वल्स टू इट्स मोल फ्रैक्शन Chi2 इनटू पी टोटल, यानी हम इसे पी टोटल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, P1 इक्वल्स टू Y1 इंटू पी टोटल। ये हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ लिया था। अब इसमें एक होता है कि राउल्ट लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। क्या होता है, क्वेश्चन भी आता है, राउल्ट्स लॉ इज स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। हेनरीज लॉ कैसे, तो हम इसे समझ लें कैसे, दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। तो अब मान लो इधर राउल्ट का लॉ है, राउल्ट्स लॉ, और मान लो इधर हेनरी का लॉ है। दोनों को आमने सामने रखें, अभी समझ आ जाएगा। तो राउल्ट लॉ क्या कहता है कि पार्शियल प्रेशर इज इक्वल्स टू ठीक है P0 इंटू काई, यही कह रहा है। और यहां पर क्या कह रहा है, P इज इक्वल्स टू KH इंटू काई। अब देखो ध्यान से, P काई काई, ठीक है। यहाँ 1 2 अपने हिसाब से हम कर सकते हैं, मान लो 2 ही कर दें यहाँ, है ना, P2 2, यहाँ कुछ भी ले सकते हैं। मान लो हम इसकी बात कर रहे हैं, तो अब देखो अंतर क्या हुआ, किसी भी तरीके से P2 नॉट इज इक्वल्स टू Chi2 अगर KH हम कर दे रहे हैं, ध्यान से समझना, ये इक्वल टू नहीं होता है। मैं कह रहा हूं कि कब हो सकता है ये केस, अगर हम देखें कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि P2 नॉट जो है, एक मिनट, P2 नॉट जो है KH के बराबर हो जाए, ये कब हो सकता है, कब हो सकता है, व्हेन कह दो तब हो सकता है। देखो ये हमने पढ़ा था जब कोई गैस घुल रहा था लिक्विड में, और ये हम कब पढ़ रहे हैं, जब कोई लिक्विड बन रहा है, घुल रहा है लिक्विड में। ठीक है, अब ध्यान से, इस कंपोनेंट को अगर हम ऐसा कह दें कि अगर कोई ऐसा लिक्विड हम सपोज कर लें जो गैस की तरह भी लिया जा सके, मतलब कि P2 का, ठीक है, यानी कि सच अ लिक्विड which is so volatile that it can be taken as gas। मतलब कि यहां पर P2 नॉट को हम इतना ज्यादा वोलेटाइल मान लेंगे कि हम उसे कह देंगे कि ये गैस है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो राउल्ट लॉ हेनरी लॉ का एक स्पेशल केस बन जाएगा। आई होप कि आप लोगों ने वेपर प्रेशर को, राउल्ट लॉ को और राउल्ट लॉ के ग्राफ को, और आपने ये समझ लिया राउल्ट लॉ स्पेशल केस है हेनरी लॉ का, ये आपको समझ आ गया। अब अगले वीडियो में हम
आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इसे रेडी करिए। बाय बाय।